कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 की है, उसका 10वीं का विज्ञान का रियल पेपर, उसकी पूरी 100% गारंटी है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में पूछा जाएगा। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर जरूर जाइएगा। आइए सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। देखिए, इनका उत्तर यानी इनका फुल सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला देखते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया हुई, जैसे बर्फ से पानी बना, तो इसमें इसको हम प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा इसका निरूपण करेंगे। बस इसे ही कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। तो क्या परिभाषा लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसने आगे पूछा भी है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण आपको देना है। देखिए, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, C+O2, यहां पर बन चुका है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जो कार्बन है वहां है ठोस, ऑक्सीजन है गैस, और कार्बन और ऑक्सीजन ने जैसे क्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो भी क्या है, एक गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये उदाहरण लिख दीजिएगा और ये आपकी परिभाषा यहाँ से आप लिख दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? उन अभिक्रियाओं को आप विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं कि जिसमें एक तत्व, जैसे यहां पर है J10 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब यहां पर एक जो तत्व है जिंक, ये दूसरा तत्व है यहां पर कॉपर, तो ये क्या करेगा? इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, इसको हटा देगा। विस्थापित का मतलब है हटाना, और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी कि बनेगा क्या? ZnSO4 और प्लस कॉपर, यानी इसको हटा दिया। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, ये उसका यौगिक है, तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, बस इसी को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि उन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, उसे ही कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप यहां से यही लिख लीजिएगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इस यहाँ पर देखिए, जिंक है ठोस है, कॉपर सल्फेट है एक्यू यानी विलयन अवस्था में है। क्या बनाया है? J10SO4 और Cu को हटा दिया, यानी कि यहाँ कॉपर अलग विस्थापित हो गया है। देखिएगा, इसी तरह एक एग्जांपल और आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे। दोनों में से एक एग्जांपल लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो दोबारा लिख दिया था। Fe यानी कि आयरन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहाँ पर फिर से इस कॉपर को ये विस्थापित करेगा, तो देखिए इसका जगह ले ली, FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। बस यही है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो बढ़िया से नोट से भी आप तैयार करते चलिए और अच्छे से कंप्लीट इसे भी कर लीजिएगा। चलिए अगला है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके त्रैमासिक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, तो जरूर इन्हें आप कवर करिएगा। देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। देखिए, उन अभिक्रियाओं को हम अभी हमने जाना कि विस्थापन किसे कहा, कि जिसमें एक तत्व को ने दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दिया, पर लेकिन यहां पर क्या करेंगे? दोनों ही तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेंगे, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होगा। धनायन ऋणायन के पास चला जाएगा और ऋणायन वाला धनायन के पास आ जाएगा, बस यही होगा। देखिए, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है Na2SO4, Ba पर धन है, Cl पर ऋण है, या ये यहाँ जो Ba है यहाँ किसको ले लेगा? SO4 को, तो बस Cl2 किसके पास चला जाएगा? Na के पास।
ठीक है, तो बस यही अभिक्रिया कहलाई आपकी द्विविस्थापन, यानी कि दोनों का विस्थापन होगा। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, किनका अभी आदान प्रदान होगा? आयनों का, धनायन और ऋण आयन का, बस उसे ही हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल यहां से आप लिख दीजिएगा बढ़िया से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वियोजन जो अभिक्रिया है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, और इन अभिक्रियाओं के लिए हमें समीकरण भी देना है। तो समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर दो अभिक्रियाएं लिख रहा हूं मैं, C+O2 बन गया है CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया की तो बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जल है H2O। इसमें जब हम करंट देंगे यानी कि विद्युत धारा, तो यहाँ दो आयनों में अलग अलग बढ़ जाएगा, यानी H2 और O2। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इस भाग को हम कहते हैं अभिकारक, क्योंकि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वहां कहलाते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं वहां कहलाते हैं उत्पाद। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें कितने अभिकारक है आपके पास? 2, और दूसरे एग्जाम्पल में कितने अभिकारक है? 1। और उत्पाद यदि हम पहले में देखेंगे तो 1 है और दूसरे में 2, यानी कि यहाँ उल्टा है एक दूसरा का। बस यही क्या है, पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन। अब परिभाषा के रूप में यदि बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल का मतलब होता है एक, कितने उत्पाद बनाएंगे? एकल। बस इसे ही हम कहेंगे संयोजन। ठीक इसके विपरीत होता है वियोजन, कि जिसमें एकल अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेता है। यहाँ पर 2 अभिकारक जुड़ेंगे और एक उत्पाद बनाएगा, और यहाँ पर एक अभिकारक टूटेगा और 2 उत्पाद बनाएगा। बस यही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट जाएगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेगा। बस इसलिए इसको विपरीत कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समीकरण वहां पूछता है तो समीकरण आप यहां से दे दीजिएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए थे। ठीक है, नोट्स अच्छे से तैयार करते चलिएगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो रिवाइज करने में। चलिए अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर उन्हें समझाना है। तो देखिए इसका उत्तर आप यहां से कवर करिएगा। देखिए जब 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं, जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और अविलेय ठोस बनाएंगे, कैसा उत्पाद रहेगा? अविलेय ठोस। तो वहां जो विलयन है उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाएंगे, इस क्रिया को हम कहेंगे अवक्षेपण। जिस तरह से यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है, इन्होंने अवक्षेप बनाया, कौन सा? सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है भैया, तो यही कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? आपकी अवक्षेपण की। जब 2 अभिकारक विलयन आपस में, वो दोनों ही कैसे हैं? देखिए अभिकारक तो हैं दोनों, कैसे? एक्यू यानी विलयन अवस्था में है। तो जब 2 अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करेंगे और अविलेय ठोस बनाएंगे, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाएंगे, इस क्रिया को हम अवक्षेपण कहेंगे। बस एग्जांपल आप यहां से बढ़िया से कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है? यानी कि हवा में हम जलाएंगे किसको? मैग्नीशियम को, तो पर उससे पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो रिबिन है उसके ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, तो क्योंकि जो मैग्नीशियम है वहां पर देखिए, यहाँ पर एक समीकरण के रूप में यहाँ पर लिखा भी है Mg+O, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो एक धुंधली ऑक्साइड की परत बनाएगा। अब उसे कहेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड।
बस इस परत को हटाने के लिए ही पहले क्या किया जाता है, उसे साफ करते हैं। तो ये उत्तर यहां से लिखेगा कि मैग्नीशियम रिबिन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए ही साफ किया जाता है। यहां परत मैग्नीशियम को जो होती है वहां ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकेगी। ठीक है, तो यहां इसका आंसर आपका हो जाएगा। बढ़िया से आप इसको कवर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी विलयन एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, क्यों? मतलब ये बता रहा, पूछ रहा है आपसे कि कोई भी जो विलयन है उसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ प्रश्न पूरी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी जो पदार्थ है एक्स है, उसके विलयन का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। उस पदार्थ का हमें सबसे पहले तो नाम बताना है, उसका रासायनिक फॉर्मूला भी बताना है। तो देखिए जिसका हम उपयोग करते हैं वहां है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक फॉर्मूला रहेगा CaO। अब इसकी जो अभिक्रिया है वहां जल के साथ करनी है। ध्यान से समझिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड कौन है? ये है बिना बुझा हुआ चूना जो आप मार्केट से खरीदते हैं, और उसको हम घर में लाकर पानी में डालते हैं, और जैसे ही पानी में डालते हैं तो वहां उष्मा यानी उसके अंदर से भाप वहां उबलने लगता है। बस वही क्या है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, और वहां उबलना शुरू करेगा, यानी कि क्या निकलेगी उसमें से? उष्मा, और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगी, और क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ उस पदार्थ एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र बन गया है CaO, और इसकी जल के साथ जब क्रिया कराई तो उष्मा निकली और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी के नीचे आपका एक प्रश्न दिया गया है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? देखिए ये तो सब आपने जानते होंगे कि हम उन्हें जंग से बचाने के लिए, यानी कि संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की बनी हुई वस्तुओं को पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जंग होती है वहां नमी के कारण हमारे लोहे पर एक भूरे रंग की परत जमा देती है, उसी को हम जंग कहते हैं, यानी खराब कर देती है। तो उसे वहां खराब ना हो इसलिए हमने क्या किया, उसके ऊपर पेंट कर दी। तो लोहे संक्षारण से बचाने के लिए, यानी कि जंग से बचाने के लिए हम लोहे की बनी हुई वस्तुओं को पेंट करते हैं ताकि वे नमी के संपर्क में ना आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। और यहाँ देखिए ये कभी कभी ये दोनों प्रश्न एक साथ पूछ लेता है कि संक्षारण को परिभाषित करना है और विकृत गंधिता को परिभाषित करना है। तो देखिए विकृत गंधिता क्या है। देखिए आपने चिप्स और पापड़ और नमकीन को जरूर देखा होगा। यदि यहाँ पैकेट में जब तक रहेंगे, कौन से, भले चिप्स को देख लीजिएगा आप, पापड़ देख लीजिएगा, या फिर भले ही नमकीन हो, भले ही बच्चों के कुरकुरे क्यों ना हो, ये सभी वस्तुएं, ये पदार्थ, ये सब आपके पैकेट में जब तक रहेंगे जब तक तो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही हमने इन्हें खुला छोड़ा, पैकेट से बाहर निकाला, और थोड़े समय के बाद इनकी स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाएगी। बस इसे ही हम कहेंगे विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता वास्तव में है क्या, कि जो तेल और वसा युक्त पदार्थ होंगे वहां उपचयित हो जाएंगे और अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। बस इस घटना को ही हम विकृत गंधिता कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है कि तेल और वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं, इस घटना को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण भी लिख सकते हैं आपकी, पापड़, चिप्स, नमकीन। ठीक है, तो ये तो थी विकृत गंधिता की परिभाषा। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, तो ये भी आप जानिए। देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो पापड़ होते हैं, यानी कि जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, उन पैकेटों में हवा भरकर आती है। तो वहां गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस नहीं होती, वहां होती है नाइट्रोजन गैस। तो वहां होता है प्रतिआक्सीकारक। ठीक है, तो प्रतिआक्सीकारक का उपयोग करेंगे, और ऑक्सीजन गैस हटाकर कौन सी गैस का उपयोग करेंगे? उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे। तो ये तो थी विकृत गंधिता की परिभाषा।
और विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संचारण क्या होता है, उदाहरण सहित इसे समझेंगे। साथ ही साथ परिभाषा के साथ हम जानेंगे कि संचारण को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। देखिए संचारण का मतलब क्या है, जंग। जब कोई भी धातु होती है, अधिकतर लोहे की बनी हुई वस्तु है, चाहे वहां चांदी सोना सभी होते, सभी पर संचारण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोहे पर होता है। तो जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल या फिर नमी के संपर्क में आएगी तो वहां संचारित हो जाएगी, यानी उस पर जंग लग जाएगी, वहां कीट जिसे हम बोलते हैं वहां उस पर जम जाएगी। तो इस घटना को ही हम कहेंगे संचारण। परिभाषा इतनी ही लिखेंगे जिसमें आपको नंबर मिल जाएंगे कि जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल और नमी आदि के संपर्क में आती है तो वहां संचारित होने लगती है। इस घटना को ही हम संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये एक संचारण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए संचारण को रोकने के उपाय की यदि हम बात करें तो यहाँ तो आप जैसे जानते भी होंगे कि पेंट और वार्निश हम करते हैं, गिरीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं। ठीक है, मिश्र धातु बनाई जाती है, ये कंपनियों में बनाई जाएगी, और विद्युत लेपन, ये दो चीजें तो हम दैनिक जीवन में हमारे घर पर ही करते हैं। और ये बाकी जो दो है विद्युत लेपन करके, ये सारी कंपनियों में धातु के ऊपर बनाकर देती है, विस्फोट धातु बनाकर और विद्युत लेपन करके। तो ये थी संचारण क्या है और संचारण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो नोट्स आप तैयार करते चलिए बढ़िया से, ताकि आपको जब रिवाइज करें तो आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए नोट्स भी आप इन्हें लिखते भी चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। यहाँ प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेता है, दोनों में से एक एक परिभाषा अलग अलग भी, कि उष्मा छेपी अभिक्रिया किन्हें कहेंगे और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ का जमना, लकड़ी को जलाना, बादल से बारिश होना, ये तीन एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। एक बताया है कि बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, लकड़ी का जलना और बादल से बारिश होना। यदि हम इन तीनों घटनाओं में देखें विशेष करके, तो जब बर्फ जमेगा तो कब जमेगा, जब उसके अंदर की जो गर्मी है वहां बाहर निकलेगी, यानी कि क्या निकली, गर्मी, और गर्मी को हम कहेंगे उष्मा। तो उष्मा क्या हुई, उससे बाहर निकली, और बाहर निकलने को हम कहेंगे उत्सर्जन। स्वाभाविक बात है। तो यानी कि बर्फ का जब जमेगा तो उसमें भी उष्मा का उत्सर्जन हुआ। लकड़ी को यदि जलाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि वहां भी क्या करेगी, गर्मी देगी, यानी कि उसमें भी उष्मा का उत्सर्जन होगा। बादल से यदि पानी गिरेगा तो भी क्या होता है, जिसे आप जानते हैं कि जो हमारी जमीन होती है, धरती माता होती है, वहां भाप देती है, यानी कि वहां भी क्या करती है, उष्मा उत्सर्जित करती है, जिसके बाद तो ठंडी होती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ये उष्मा का उत्सर्जन करने वाले हैं। तो बस जो उष्मा का उत्सर्जन करेंगे ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम कहेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो परिभाषा की यदि आप बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब जो उष्मा को बाहर निकालेगी, उन्हें हम कहेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, कि वे अभिक्रियाएं जो उष्मा का उत्सर्जन करती है उन्हें उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल तो इतने तो आपके सामने हैं, यदि आप 10th के लेवल के हिसाब से लिखना चाहे तो थोड़ा सा आप समीकरण को समझिएगा। ये तो आपके देखिए उदाहरण हो गए, अब समीकरण के रूप में यदि आप लिखें तो जैसा आपने देखा होगा, हम मार्केट से लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला है CaO। ये कौन है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब जब हम इसे लेके आते हैं हमारे दीवारों पर पुताई के लिए, तो इसको हम पानी में डालते हैं। आपने जरूर देखा होगा ये चीज, घटनाओं को।
और यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिएगा, जिसके तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इसको हमने जैसे ही जल में डाला तो यहाँ उबलना आरंभ कर देगा और यहाँ भाप देगा, यानी कि उष्मा उत्सर्जित करेगा और बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो बस यही क्या है, बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना बनाना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना, ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है कि CaO + H2O CaOH2 और उष्मा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यदि हम बात करें कि जल से वाष्प बनाएंगे या फिर बर्फ है इसको पिघलाएंगे, पिघलेगा कब ये, इसमें जब हम उष्मा देंगे। ध्यान से समझिएगा, अभी बर्फ जमाया नहीं है, बर्फ हम अब पिघला रहे हैं। तो बर्फ का पिघलना एक तरह का क्या होगा, कब पिघलेगा, वहां ठंडा ज्यादा है, उसको जैसे ही गर्मी मिलेगी यानी उष्मा वहां ग्रहण करेगा, तब जाके वहां बर्फ पिघलेगा। ठीक है, चलिए जल से वाष्प बनेगी, यानी कि ये पानी है, अब ये पानी है इसकी हमें भाप बनानी है, तो कब बनेगी, जब हम इसमें उष्मा देंगे। तो आप गौर से समझिएगा, दोनों एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं कि बर्फ का जमना है, एक तरफ है बर्फ का पिघलना। तो बर्फ जमा कब, जब हमने उसे ठंडाई दी, यानी उसकी गर्मी को बाहर निकाला। और पिघलेगा कब, जब उसकी हमने ठंडाई को बाहर निकाला, यानी कि हमने उसमें गर्मी दी है। तो यानी कि जब उष्मा का अवशोषण होगा, जब उष्मा ग्रहण की जाएगी, तो वहां कहलाएगी आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर आप एग्जाम्पल जो लिखेंगे, चाहे तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर इतना सा एग्जाम्पल लिखेगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें आप जब उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो परिभाषा तो आपको बहुत ही सरल लगी होगी कि एक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होगा और दूसरी में अवशोषण होगा, यानी कि अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, तो नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया उदाहरण सहित। चाहे तो ये जरूरी नहीं कि यही समीकरण लिखे आप, आपके सामने ये एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ये है उष्माक्षेपी के, और ये है देखिए बर्फ का पिघलना लिखेगा और जल से वाष्प बनना लिखिएगा। ठीक है, तो ये है आपके उष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण। तो बढ़िया से आप नोट्स अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न इस अध्याय का हम देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए रहेंगे इस तरह से परीक्षा में, आपको चुनकर बताना है कि ये भौतिक परिवर्तन है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। तो उससे पहले आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन, यानी कि उसको बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा। देखिए भौतिक परिवर्तन उन्हें कहेंगे जिसमें नया पदार्थ कोई नहीं बनेगा, केवल उसका गुणों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप उदाहरण से समझिए, बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, तो ये शक्कर जो है हमारी पानी में घुल गई, कोई नया पदार्थ नहीं बना, अभी भी वहां पानी में घुलने के बाद ही वहां मिठास ही दे रही। ठीक है, यदि लेकिन हम कहें कि दूध से दही बने, ठीक है, तो दूध से दही जब बना तो उसके गुण दोनों के बहुत अलग अलग है। जो दूध है वहां बहुत ही कम खट्टा होगा, लगभग ना के बराबर, लेकिन दही बिल्कुल खट्टा होगा। उसके गुण अलग है, इसके गुण अलग है दूध दही के, पर लेकिन शक्कर में पानी जब घुलेगी तो उसकी वैरायटी वही की वही रहेगी, मिठास। बर्फ का पिघलकर जल बनना, तो जब जल बनाएंगे तो वापस बर्फ बन जाएगा। इसी तरह नमक का पानी में घुलना। ठीक है, ये सब क्या है, ये है भौतिक परिवर्तन। पेट्रोल का वाष्पीकरण, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे की जो छड़ है वहां रक्त तृप्त होगी, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए अब यदि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे कि जब कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा, यानी इसमें पदार्थ के गुणधर्म बदल जाएंगे, सीधी सी बात है। जैसे लोहे पे जंग लगेगी
तो वहां उसके गुणधर्म बदल गए। एलपीजी का दहन होगा, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, दूध से दही बनना, ये सब क्या है, ये है रासायनिक परिवर्तन। तो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पेट्रोल का वाष्पीकरण। तो देखिए पेट्रोल का जो वाष्पीकरण है वहां एक भौतिक परिवर्तन है, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है। एलपीजी का जो दहन है वहां अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा, यहाँ है रासायनिक। ठीक है, आप लिख लीजिएगा पूरा। किसी लोहे की छड़ का रक्त तृप्त होना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। और ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आज अध्याय 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को आज कवर करने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको यहाँ अच्छे से समझ में भी आ चुके होंगे। अगला यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और तुरंत देखिएगा और अच्छे से कवर करिएगा।